डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड्स बता रहा हूँ, जिसमें क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन में इसेंशियल फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस, हेल्प्स मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशंस, एंश्योर्स प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस, मिनिमाइजेस कंटामिनेशन एंड एरर्स। तो इससे क्या होता है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस बनती है, मॉनिटरिंग जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है, डिजीज़ के बढ़ने का, उसको हमको असेस करने का मौका मिलता है इससे, और प्रॉपरली हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस, ब्लड टेस्ट करा करके पेशेंट का ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी करा करके हम ये देख सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन है, किस टाइप का है। फिर उसके हिसाब से ही अगर हम उसके एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमको बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। साथ में मिनिमाइज कंटामिनेशन एंड एरर्स, और इसके साथ साथ जो कंटामिनेशन है और जो एरर्स हैं वो भी कम। नेक्स्ट हेडिंग इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन, प्लीज मेंशन कर लीजिएगा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए स्पेसिमेन लेने के, इसमें मेंशन कर लीजिए। यूज स्टेराइल इक्विपमेंट्स एंड कंटेनर्स, यूज स्टेराइल इक्विपमेंट्स एंड कंटेनर्स, लेबल स्पेसिमेंस एक्यूरेटली, यूज स्टेराइल इक्विपमेंट्स एंड कंटेनर्स, लेबल स्पेसिमेंस एक्यूरेटली, मीन्स जो स्पेसिमेन लिया है उसका प्रॉपरली लेबल करना जरूरी है। नेक्स्ट, फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड हाइजीन, फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड हाइजीन। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, जो उसमें सावधानियां रखनी है, उनका पूरा ध्यान रखा जाए, और हाइजीन का भी ध्यान रखा जाए, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट इज एंश्योर टाइमली ट्रांसपोर्ट, एंश्योर टाइमली ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी, और समय से सैंपल निकाल करके उसको लैब तक पहुंचाया जाए। फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड हाइजीन, थर्ड वाज। फोर्थ इज एंश्योर टाइमली ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी, मतलब समय से लेबोरेटरी में पहुंचाया जाए। नेक्स्ट इज एजुकेट पेशेंट्स ऑन प्रॉपर कलेक्शन टेक्निक्स, या फिर मैं आपको समझाया दे रहा हूँ, आपको नेक्स्ट टाइम फिर उसको अलग से इसकी कॉपीज से, ताकि टाइम आपका। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड कलेक्शन ओवरव्यू। ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, कॉमन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हैं, असेस जनरल हेल्थ एंड डिटेक्ट्स डिसऑर्डर्स एंड कलेक्टेड वाया वेनिपंक्चर, कैपिलरी और आर्टेरियल मेथड्स। तो ब्लड का कलेक्शन जनरली क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है कि किसी भी डायग्नोसिस को बनाने के लिए हमें ब्लड कलेक्शन की ज़रूरत होती है। असेस जनरल हेल्थ एंड डिटेक्ट्स डिसऑर्डर, और ये जनरल हेल्थ को भी असेस करते हैं और डिसऑर्डर्स को भी। मान लीजिए कभी कभी देखते हैं कि आप जो जनरल हेल्थ चेकअप में भी ब्लड टेस्ट हम कराते हैं पेशेंट का, तो ये देखने के लिए कि बाकी पहले से जो सारी कंडीशंस हैं वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है, ब्लड के अंदर जो भी फाइंडिंग्स स्पेसिफिक होती हैं वो अपनी नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। अगर अबव या बिलो रेंजेस हैं तो उसके हिसाब से उसको पेशेंट को हम गाइड करते हैं, और जहाँ पे पेशेंट सिक, बीमार है, वहाँ पे जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ पे फिर एक तरीके से उस डिजीज़ को कंफर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पूरा मैनेजमेंट प्लान करते हैं। तो ये रोल है बेसिकली उसको ब्लड सैंपल या कलेक्शन का जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट, कलेक्टेड वाया वेन पंक्चर्स। अब कैसे सैंपल लेते हैं, या तो वेन को पंक्चर करके, या कैपिलरी को पंक्चर करके, या आर्टरी को पंक्चर करके आप सैंपल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड कलेक्शन एक वैक्यूटेनियर मेथड होता है, जाने रहिएगा। वैक्यूटेनियर ट्यूब्स होती हैं अलग अलग कलर की, आपने देखा होगा अलग अलग कलर्स की ट्यूब होती हैं जिसमें सैंपल कलेक्शन होता है। तो वैक्यूटेनियर ट्यूब्स जनरली यूज होती हैं, लेकिन वो कलर कोडेड होती हैं, हर एक का स्पेसिफिक कलर होता है, और कौन सा किस में लेना है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। इसके साथ साथ नीडल्स एंड होल्डर्स चाहिए होते हैं, टूनिकेट चाहिए होता है, एल्कोहल स्वैप्स एंड गॉज चाहिए, और साथ में ग्लव्स एंड बैंडेजेस। तो ये इतनी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप प्रॉपर सैंपल ले पाने में सक्षम हो, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड कलेक्शन एंड वैक्यूटेनियर मेथड प्रोसीजर्स क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द पेशेंट। सबसे पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके बाद उसको प्रिपेयर करिए। अप्लाई टूनिकेट एंड लोकेट वेन, टूनिकेट अप्लाई करिए और वेन को असेस करिए कहाँ से आपको प्रॉपर वेन दिख रहा है या मिल रहा है। नेक्स्ट, डिसइंफेक्ट साइट, उस एरिया को डिसइंफेक्ट करें और इंसर्ट नीडल, नीडल को इंसर्ट करें। अटैच वैक्यूटेनियर ट्यूब टू कलेक्ट ब्लड, उसको कलेक्ट करने के बाद वैक्यूटेनियर ट्यूब को कलेक्ट, उसमें जब
नीडल अटैच करते हैं तो उसी में ही वो उसके कलेक्शन ट्यूब को भी आप अटैच कर सकते हैं। उसके इस तरीके से टेक्निक, हाँ, तो उसमें वैक्यूम में आप सैंपल उसमें आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद रिमूव नीडल एंड अप्लाई प्रेशर, नीडल को हटा लेंगे और वहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इस तरीके से आप कलेक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लड कलेक्शन प्रिकॉशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। प्रिकॉशन क्या रखने हैं और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं ये जानना जरूरी है। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड टूर्निकेट एप्लीकेशन, ऐसा ना हो कि आप देर तक टूर्निकेट्स को लगाए ही रह जाए, जिसकी वजह से आगे का सर्कुलेशन डेफिसिट हो सकता है, हाथ में जो उसकी कालापन पड़ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं लो परफ्यूजन हो, ऑक्सीजन अगले एरिया में कम पहुँचे, जिसकी वजह से कहीं ऐसा ऑस्टीनिया क्रिएट हो और फिर उसके बाद कोई और डिफॉर्मिटी क्रिएट हो। सो अब इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, इंश्योर करेक्ट ट्यूब ऑर्डर, तो जो ट्यूब यूज़ करनी है कौन से सैंपल के लिए वो आपको पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर हेमेटोमा और फेंटिंग। इसके साथ साथ आप जब सैंपल ले रहे हैं ऐसा ना हो कि जो आपने सैंपल लिया वो थक्का बन जाए, चाहे बाहर चाहे अंदर। उस स्थिति में इसके साथ साथ फेंटिंग, ऐसा ना हो सैंपल लेते समय पेशेंट बेहोश हो जाए या चक्कर खा के गिर जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिस्पोज ऑफ शाफ्ट्स सेफली, जो आप नीडल्स यूज़ करते हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे प्रोसीजर पूरा होने के बाद प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना, ठीक है। अभी ब्लड कलेक्शन ट्यूब कलर कोड्स होते हैं, आप चाहें तो लिख लें, मैं बता भी देता हूँ। अच्छा, तो रेड जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब उनका कलर कोड्स और यूजेस में बता देता हूँ। रेड कलर जो होती है वो सीरम के लिए, पर्पल जो होती है EDTA, ब्लू जो होती है वो सोडियम साइट्रेट जिसको कॉम्बिनेशन के लिए, ग्रीन वाली हिपैरिन से होती है और येलो वाली ACD या जिसको ब्लड कल्चर के लिए, मेनली माइक्रोबायोलॉजी के लिए वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो ये 5 तरीके से स्पेसिफिकली ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट है यूरिन कलेक्शन टाइप्स में रैंडम यूरिन सैंपल जब कभी लेना हो, या मिड स्ट्रीम जिसको क्लीन कैच कहते हैं सैंपल होता है, या फिर 24 आवर यूरिन कलेक्शन ये, और साथ में एक लास्ट कैथेटराइज्ड सैंपल। तो ये 4 तरीके से यूरिन का सैंपल कलेक्शन किया जा सकता है। पहला रैंडम यूरिन सैंपल, इमीडिएट पेशेंट को अचानक से बोला रैंडमली या तो बाथरूम में जाके करे और उसको आप कलेक्ट कर लें या बेड पे जैसे भी हो। फिर नेक्स्ट मिड स्ट्रीम, पेशेंट यूरिन करे और बीच के स्टेज में धार जो है उसके बीच के स्टेज का सैंपल कलेक्शन किया जिसको मिड स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट इज 24 आवर यूरिन, 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करें, उसकी जांच करें, या फिर जो कैथेटर लगा हुआ है पेशेंट को, फॉलिस कैथेटर लगा हुआ है उसके बीच उसको डिटैच करके उसमें से सैंपल। ये 4 तरीके से हम यूरिन का सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूरिन कलेक्शन प्रोसीजर्स एंड प्रिकॉशंस क्या रखने हैं। यूज स्टेराइल कंटेनर, जो कंटेनर होता है वो स्टेराइल होना चाहिए। क्लीन जेनाइटल एरिया बिफोर कलेक्शन, तो अगर जेनाइटल एरिया से यूरिन सैंपल ले रहे हैं, कैथेटर की तो बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट आप कलेक्शन कर रहे हैं तो जेनाइटल एरिया क्लीन होना चाहिए। इसका पहले से भी पेशेंट को इंडिकेशन दिया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उस ओरिफिस के आसपास कोई इन्फेक्शन है तो वो उसमें साथ में भी मिल करके आ सकता है। तो ये एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि जो सैंपल में कलेक्शन हुआ है वो उसके अंदर का है या बाहर से अटैच होकर के है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको उस एरिया को प्रॉपर्ली क्लीन रखना होगा। नेक्स्ट, कलेक्ट, हाँ ठीक, ये हो गया कलेक्ट जेनाइटल एरिया बिफोर कलेक्शन। कलेक्ट मिड स्ट्रीम सैंपल वेन रिक्वायर्ड, अगर बीच की स्ट्रीम का यूरिन सैंपल रिक्वायर्ड है तो फिर ये पहले से पेशेंट को बता के रखना है, एक्सप्लेन करना है कि आपको किस टाइम पे सैंपल को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसी समय उसको कंटेनर को लगा करके यूरिन का सैंपल कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है लेबल एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉम्प्टली, ये बात ध्यान रखिएगा, यूरिन के सैंपल पे प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए ताकि इधर से उधर किसी का मिक्सिंग ना हो जाए सैंपल, और साथ में जो सैंपल है उसको जल्दी के समय से लैब तक पहुंचाना होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर यूरिन का सैंपल हम देर तक रख दें तो उसका जो नेचर होता है डिनेचर हो सकता है, उसमें कई प्रोटीन्स और भी सारी चीज़ें, तो वो नेचुरली जो चीज़ आपको मिलनी है एग्जैक्टली वो चीज़ें हैम्पर हो सकती हैं या आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। याद रखिएगा, कभी भी लैब में काम करते हैं तो हमेशा सैंपल कलेक्शन से लेकर के लैब तक पहुंचने के बीच में कोई एक्स्ट्रा समय ना लगना चाहिए, और समय से पहुंच करके जो जहां जिस तरीके से प्लेसमेंट होना है सैंपल का उसको उस हिसाब से सब जगह अपने जगह पे प्रॉपर्ली प्लेस कर देना है ताकि अगली स्टेप पे प्रोसीजर्स स्टार्ट हो, ठीक है।
यूरिन कलेक्शन के लिए स्पेशल कंसिडरेशंस क्या है? पीडियाट्रिक्स में यूज़ यूरिन कलेक्शन बैग्स, तो बच्चों में जो कलेक्शन बैग होता है उसको यूज़ करें। कैथेटराइज्ड पेशेंट में मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, तो जो पेशेंट कैथेटराइज्ड है वहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करिए। जो सैंपल ले रहा है वो भी ग्लव्स प्रॉपर पहने। जो ट्यूब्स हैं जहाँ को डिटैच करके, जहाँ से ओपनिंग ओरिफिस से अटैच करें कैथेटर का यूरोबैग के पार्ट से, वहाँ के बीच में भी उस एरिया का पूरा एसेप्टिक टेक्निक अडॉप्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट, अवॉइड कंटामिनेशन फ्रॉम फीसेस और हैंड्स। इसके साथ साथ इसका भी ध्यान रखना होता है कि जब हम यूरिन का सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो फीकल मैटर के साथ ना मिल जाए, मतलब स्टूल के साथ मिक्स ना हो जाए। ये भी ध्यान, क्योंकि पेशेंट जब बेड रिडेन होता है तो लगभग सेम प्लेस पे ही दोनों चीज़ें होती हैं, तो ऐसा ना हो कि सैंपल कलेक्शन करते समय उसके साथ मिक्स हो जाए, या फिर आपका हाथ उसमें लगे और आपके हाथ से भी कंटामिनेशन उसमें। सो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सैंपल जब कलेक्शन होता है, तो चाहे पेशेंट का हाथ हो चाहे आपका हो, तो आपको पूरी एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज द स्टूल कलेक्शन में इंडिकेशंस एंड यूजेस। डिटेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आइडेंटिफाई पैरासाइट्स एंड ब्लड, असेस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। तो ये चीज़ें एक साथ समझनी है कि डिटेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, तो जब हम स्टूल का सैंपल ले रहे हैं तो हमको ये समझना या जानकारी लेना पहले से ज़रूरी होता है और पहचानना भी ज़रूरी होता है कि कहीं पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरी चीज़, आइडेंटिफाई पैरासाइट्स एंड ब्लड। इसके साथ साथ ये चीज़ को देखना है कि उसमें कौन सा पैरासाइट है, और साथ में भी देखना है कि स्टूल में ब्लड तो नहीं है, जिसको हम लोग स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड कहते हैं। फ्रेश ब्लड भी होता है, अकल्ट ब्लड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, असेस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, और इसके साथ साथ इस जांच को करने से हम जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनको भी असेसमेंट करते हैं। साथ में मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, और हम जो ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम जांच करके मॉनिटर कर सकते हैं कि जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है वो सक्सेसफुल है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से स्टूल की हम चेकिंग करके चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट, स्टूल कलेक्शन प्रोसीजर्स एंड प्रिकॉशंस। तो इसके लिए क्या करना है? स्टूल कलेक्शन के लिए प्रोसीजर्स एंड प्रिकॉशंस में यूज क्लीन एंड ड्राई कंटेनर, साफ और सूखा हुआ कंटेनर होना चाहिए। अवॉइड कंटामिनेशन विद यूरिन और वाटर, ऐसा ना हो कि पहले से ही कंटामिनेटेड हो वाटर से या यूरिन से। इसके साथ साथ कलेक्ट एप्रोप्रिएट अमाउंट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरिन के सैंपल के लिए अमाउंट भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। बहुत मिनिमल अमाउंट होगा तो आपकी जो एक्यूरेसी है या इन्वेस्टिगेशन की जो एक्यूरेसी है उसमें मुश्किल हो सकता है, या कुछ स्पेसिफिक जो इन्वेस्टिगेशन उससे रिलेटेड होने हैं उनमें आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, सील एंड लेबल कंटेनर, साथ में उसको प्रॉपरली सील करें, अच्छे से टाइट करें, ऐसा ना हो रास्ते में ले जाते समय लीक करे और गिरे, तो सील प्रॉपर करें और लेबल करें। नेम पेशेंट का, एज, सेक्स और पर्टिकुलर कोई कंडीशन स्पेसिफिक मेंशन करनी है तो वो भी उसमें मेंशन कर लें, ताकि आप जब जांच करने जाएं क्या क्या जांच होनी है उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करें। स्टूल कलेक्शन में स्पेशल टेस्ट क्या होते हैं? ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं FOBT, इसका कहते हैं फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है। साथ में ओवा एंड पैरासाइट एग्जामिनेशन, जब कभी इसका होता है तो उसमें हम लोग पेशेंट में जो सैंपल होता है स्टूल का उसमें ओवा देखते हैं, कोई ओवा तो नहीं है या साथ में कोई पैरासाइट तो नहीं है, इसकी जांच होती है। स्टूल का भी कल्चर होता है, उसमें भी चेक करते हैं कोई माइक्रोब्स तो नहीं है, और साथ में फैट एनालिसिस, अगर उस पर फैट आ रहा है तो वो भी एनालिसिस उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्पूटम कलेक्शन, जो बलगम है उसकी भी जांच होती है। इंडिकेशंस एंड यूजेस क्या है? डायग्नोज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये पहले चेक करना कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सांस से संबंधित इन्फेक्शन है, उसको डायग्नोज करना। नेक्स्ट, डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया, टीबी और निमोनिया को डिटेक्ट करना। साथ में मॉनिटर क्रॉनिक लंग कंडीशन, क्रॉनिक लंग कंडीशंस जो होती हैं, जैसे आपका अस्थमा है, COPD है, या फिर 2-3 और कंडीशंस होती हैं, इन सारी चीज़ों में
पेशेंट का पुराना जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग और अभी का स्टेट क्या है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ का असेसमेंट किया जा सकता है। तो करेंट कंडीशंस भी और क्रॉनिक कंडीशंस भी, ठीक है, इनका असेसमेंट करते हैं। स्पूटम कलेक्शन का प्रोसीजर्स और प्रिकॉशंस क्या होते हैं? कलेक्ट अर्ली मॉर्निंग सैंपल। सबको पता है स्पूटम का सैंपल जनरली अगर बेस्ट जो सैंपल लेना है तो आपको मॉर्निंग का ही सैंपल लेना चाहिए। नेक्स्ट, रिंस माउथ बिफोर कलेक्शन। मुंह को अच्छे से खुला कर लें, धुल लें, उसके बाद तब फिर सैंपल लें। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू कफ डीपली। और जब सैंपल लेना हो तो पेशेंट को ये चीज़ के लिए मेंशन किया जाता है कि आप कफिंग जोर से थोड़ा सा खांस करके खूब अंदर से बलगम निकाल करके तब स्पिट आउट करके उसको सैंपल को दें। क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो अपर सरफेसेस पे जो कलेक्शन होता है उसमें उतना रिच अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स ना हो, लेकिन अगर बेस की तरफ हम जाते हैं, नीचे से आता है, तो जो उसमें कलेक्शन ऑफ माइक्रोब्स है वो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डीप सीटेड होते हैं। डीप सीटेड चीज़ें अगर ऊपर आती हैं और उसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें जो स्पेसिफिक अपनी अच्छी जो रिपोर्ट मिलनी है वो अप्रोप्रिएट मिल सकती है और हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि किसके कारण से ये चीज़ दिक्कत आई हुई है। नेक्स्ट, यूज स्टेराइल कंटेनर एंड लेबल। ऑब्वियस हर टाइम पे उन चीज़ों का हर बार हमको कि स्टेराइल कंटेनर और लेबल्स प्रॉपर करना चाहिए। स्पूटम कलेक्शन में स्पेशल कंसिडरेशन क्या है? बेसिकली टीबी को सब लोग जानते हैं, ट्यूबरकुलस बैसिलस जो होता है, इसमें यूज 3 कंसेक्यूटिव मॉर्निंग सैंपल्स। 3 क्रम से 3 दिन लगातार सैंपलिंग होती है और जांच होती है, ठीक है। इससे फिर क्या होता है कि असेसमेंट हो जाता है और ये कंफर्म्ड हो जाता है कि हाँ इसमें इस स्टेट पे अभी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से फिर आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। क्योंकि एक में मिस कर सकता है, दूसरे में मिस कर सकता है, लेकिन तीनों में नहीं मिस करता। तो कहीं ना कहीं एक में अगर मिस भी कर रहा है, दूसरे में मिल गया लेकिन तीसरे में नहीं, लेकिन किसी एक में भी अगर वेरीफाई हो जाता है तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव, ठीक। नेक्स्ट, क्रॉनिक लंग डिजीज में मॉनिटर चेंजेस इन स्पूटम। जो पुरानी बीमारियां हैं, एम्फाइसीमा है, सीओपीडी है, इन सारी चीज़ों में, या जो एक्यूट लंग इंजरी है, एक्यूट लंग इंजरी में, तो जो पुरानी इस तरीके की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में कहीं ना कहीं पेशेंट का हम असेसमेंट करते हैं कि पिछली स्टेज से अगली स्टेज पे क्या स्टेटस है। तो पुरानी रिपोर्ट से भी उसको हम टैली करते हैं कि हाँ आज की स्टेटस क्या है और उसके हिसाब से हम फिर आगे प्लान करते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड सलाइवा कंटामिनेशन। ध्यान ये रखते हैं जब हम पेशेंट का सैंपल कफिंग करने के लिए कहते हैं तो पेशेंट को एक तो इसीलिए देखा कि आप पूरा रिंस कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं कि उसमें सलाइवा ज़्यादा ना आए, सलाइवा ना आए। तो जो स्पूटम आता है अंदर से खींच के तो कोशिश करें कि थिक वही स्पूटम ही सैंपल के फॉर्म में जाए, ना कि उसमें ढेर सारा सलाइवा मिल जाए। क्योंकि सलाइवा जो अगर मिल जाएगा तो स्पेसिफिक जो आपको उसमें बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स मिलना है उसका प्रोपोर्शन भी चेंज हो सकता है, साथ में जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है अंदर का वो भी चेंज सलाइवा के कारण होता है, क्योंकि सलाइवा में भी एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिनेचर कर सकते हैं। कॉमन एरर्स इन स्पेसिमेन कलेक्शन। क्या ऐसी सामान्य गलतियां हैं जो स्पेसिमेन लेने में होती हैं? पहला, इनकरेक्ट लेबलिंग, कि अगर लेबलिंग सही नहीं है ये गलती हो सकती है। कंटामिनेटेड सैंपल, जब आपने सैंपल को जांच के लिए लगाया तो आपने देखा कि उसमें जो वो बैक्टीरिया तो है लेकिन इसके साथ साथ और भी एसेसरी बैक्टीरिया उसमें आपको मिल रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ये कंफर्म करना टफ होता है कि ये वाला है कि ये वाला है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ का, लेकिन जिसकी जनरली पता चल जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब डेंस कॉलोनी होगी उसी को मानते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं कि हाँ किसको हम इम्पोर्टेंस दें उस चीज़ के लिए कि हाँ इसमें स्पेसिफिकली कौन सा है। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। अगर हम उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं और सही से ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं तो ये भी एक हमें आगे चल कर के रिपोर्ट्स में हमारे मुश्किल आएगी। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट सैंपल वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी भी सैंपल का जितना मेंशन होता है उतना कम से कम जरूर होना चाहिए, ब्लड के लिए भी, यूरिन के लिए भी, स्पूटम के लिए और स्टूल के लिए, ठीक है। तो ये आप जो भी सैंपल कलेक्शन हो उसकी एक अप्रोप्रिएट जितनी मात्रा होती है उतना सैंपल कलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि वो एक कह लीजिए पहली स्थिति है जब आपको सारा चीज़ सिस्टमेटिक करके आगे बढ़ाना। अगर वो प्रोसीजर ही शुरू का ही गड़बड़ होगा तो आगे चल करके आपको जो रीडिंग्स मिलनी है उसमें चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स।
हम ऐसा क्या करें, ऐसी क्या व्यवस्था करें जिससे हमको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। पहला, फॉलो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, मतलब जिस चीज़ को करने की जो एक स्पेसिफिक प्रक्रिया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। तो एसओपी का फॉलो करें, और एसओपी को अगर हम फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल कलेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और प्रॉपर उसको अप्लाई करते हैं इन्वेस्टिगेशन को, तो हमारा जो रिजल्ट है वो अप्रोप्रिएट होगा और एक बार में ही आपको सक्सेस मिल जाएगी, जिससे पेशेंट को भी मुश्किल नहीं होगी, आपको भी मुश्किल नहीं होगी और अटेंडेंट्स को भी उसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस या फाइनेंशियल डेफिसिट नहीं होगा। एंड इट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर पेशेंट आल्सो। वन थिंग। नंबर 2 थिंग, एंश्योर पेशेंट्स कॉपरेशन। पेशेंट का कॉपरेशन बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम अगर पेशेंट को इस तरीके से समझा पाते हैं कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और इसका बेनिफिट आपके लिए क्या है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पेशेंट को अगर एश्योर्ड हो गया इस बात से कि हाँ हमें जो प्रोसीजर कराया जा रहा है वो मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए है और इससे मुझे ये बेटरमेंट फील होगा, तो नेचुरली वो आपका पूरा साथ देगा और साथ देगा तो फिर नेचुरली आपको काम करने में आसान होगा और आगे चल करके उससे जो रिस्पॉन्सेस मिलने हैं वो भी उसके फेवर में हो सकते। नेक्स्ट इज यूज़ प्रॉपर इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स। प्रॉपर इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स का यूज़ जरूर करें, क्योंकि आपको भले ही कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि कुछ कम में भी काम करना पड़ता है, लेकिन प्रयास हमेशा यही करिएगा कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने ही चाहिए, क्योंकि कंप्रोमाइज़ जब करेंगे तो रिजल्ट में भी कंप्रोमाइज़ होने के चांसेस होंगे। सो जब आप सैंपल के लिए लेने के लिए जा रहे हैं तो अपना बैग एंड बैगेज प्रॉपर चेक कर लें कि आपके पास सारी चीज़ें उसके लिए रिलेशन में हैं या नहीं है। अगर कोई चीज़ डेफिसिट है तो प्लीज़ उसको पहले अपने पास पूरा कर लीजिए, तभी आप सैंपल लेने के लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि काम चलाओ कोई काम करे और फिर उससे आपकी मुश्किलें खड़ी हो, तो वो स्थिति नहीं लाए। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो पूरी हो और टेक्निक भी, जो प्रोसीजरल टेक्निक है वो भी सही हो। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी अपने अलग तरीके से या नए तरीके से उसको करने की कोशिश की और उससे फिर आपका सैंपल गड़बड़ हो। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उसको ही फॉलो करिएगा, ये आपके अच्छे के लिए भी होगा और पेशेंट के भी अच्छे के लिए होगा। नेक्स्ट इज टाइमली एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स। आपको उन चीज़ों को टाइमली करना है प्रोसीजर को और डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट करना है, क्योंकि जो फाइंडिंग्स आए उसमें ये ना हो कि आपने पहले लेबलिंग और ये सब चीज़ें भी प्रॉपर हो और साथ में जब रिपोर्ट्स आए तो जो आई हैं उसको मिलान कर लीजिए। अब तो बहुत मॉडर्नाइज टेक्निक है, तो जो भी आपके इन्वेस्टिगेशंस में, एनालाइजर में या सेल काउंटर में जो भी चीज़ें आती हैं उसको आप प्रॉपरली एनालाइज कर लीजिए, तभी उसका प्रॉपर प्रिंट कंफर्म करिए और उसको जो भी फाइंडिंग्स आए उसको टाइमली अपने सीनियर को भी इन्फॉर्म करें, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा सके। अगर उसमें कोई ऐसा लग रहा पैरामीटर्स एबनॉर्मल है और आपके पास सैंपल है तो दोबारा एक बार वेरीफाई कर लीजिए, कोई मना नहीं करता है ना। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारी फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सही थी या कुछ अलग है। अगर डाउट है तो फिर बात करके उसको आगे स्टेप पे क्या करना है, और अगर वही सेम चीज़ें आ रही हैं तो फिर उसको आप प्रिंट आउट करके आगे प्रमोट कर दीजिए और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी जांच होती है वो चीज़ों को आप आगे समय से जरूर बढ़ाएं। जितनी जल्दी आपके पास रिपोर्ट्स आ जाए उसको आगे के लेवल तक पहुंचा भी दें और सूचना भी दे दें कि हमने आपको व्हाट्सएप पे या आपको मेल पे या आपको मैनुअल ये पहुंचा दिया है। और अगर कोई स्पेसिफिक है तो जनरली देखा होगा आपने रिपोर्ट्स जब बनती है तो उसमें चीज़ें हाईलाइट कर दी जाती हैं कि भाई ये चीज़ बढ़ी हुई है या ये घटी, उसके रेफरेंस रेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंक्लूजन एंड समरी। प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्शन इज वाइटल फॉर डायग्नोसिस। सबको पता है कि सैंपल कलेक्शन डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एडहेरेंस टू द प्रोटोकॉल्स एंश्योर एक्यूरेटली। तो जो प्रोटोकॉल है वो उससे हमेशा जुड़े रहना है और उसके हिसाब से ही उन प्रक्रियाओं को करना है, उससे अलग कभी भी कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस आर इसेंशियल। और इसके साथ साथ कंटिन्यूअस स्टाफ की ट्रेनिंग और उसको धीरे धीरे अपग्रेडेशन करना हमेशा आवश्यक होता है और साथ में जागरूकता भी इसके लिए बनाए रखनी होती है अपने स्टाफ में भी, और अगर सोसाइटी में भी जाते हैं तो उनको भी उन चीज़ों के लिए जो मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रिक्वायर्ड है उसके लिए उनको अवेयर करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे और उन चीज़ों को हम एडेप्ट करके आगे बढ़ते रहेंगे और इन SOPs को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली जो हम काम करते हैं उसमें हमें
परफेक्शन भी रहेगा और जो रिजल्ट होंगे वो भी हमारे एक्यूरेट होंगे और हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमें आगे चल के और अपग्रेड लेवल पे लेके आएंगी, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, रिलेशन भी बिल्डअप होगा और सोसाइटी में हमारा एक बेटरमेंट फॉर्म में आगे ना होगी। ठीक है, थैंक यू।